Hi friends, wish you a very good morning. This is me Aishu Joshi and you are watching me on the channel of Benchers IQ. Hope you all are enjoying the studies with Benchers IQ और मेरे साथ आयुषी जोशी के साथ। जैसा कि आप सभी को बताया कि मैं आपके साथ में कुछ सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया इकोनॉमिक्स को। उसके साथ ही मैं एक और नई सीरीज़ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लास्ट फ्यू डेज से, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिटी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और कैसे उसके बारे में स्टडी करेंगे। सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हुए पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप मेरे मतलब आयुषी जोशी मैम के साथ में एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को। और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब तक हमने ब्रिटिश रूल देख लिया, मतलब ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया रूल है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, कंपनी रूल को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेकंड पार्ट हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल को। किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? क्राउन रूल को। तो देखिए क्राउन रूल कब से कब तक चला, तो क्राउन रूल जो शुरू हुआ था वो 1858 से शुरू हुआ था। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से स्टार्ट होते हुए वो कहाँ तक चला? 1948 तक। 47 में हम आज़ाद हुए, 48 तक क्राउन रूल कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, जहाँ पे जो कंपनी है उससे इंडियंस बहुत परेशान हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1853 का, उससे इंडियंस को लगा कि अब हमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है। उस कंडीशन में यहाँ तो आम जन परेशान हो गए, यहाँ पे सोल्जर्स तो जो ब्रिटिश आर्मी में वर्क कर रहे जो सोल्जर्स हैं वो परेशान हो गए, और यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले ऑफिशियल्स को ये टेंशन हो गई कि अब हमने जो अभी ब्रिटिश इंडिया को ज्वाइन किया था, मतलब गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था हमने लास्ट एक्ट के तहत, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो जिस तरह की कंपनी का जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि अब पूरी तरीके से इंडिया की बैंड बजने वाली। तो इंडियंस के अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो किस पे देखने को मिल रहा था? एक तो आमजन थे जो कि ब्रिटिशर्स की तानाशाही से, कंपनी की तानाशाही से परेशान थे, और दूसरे लोग जो थे वो थे इंडियन सोल्जर्स जो कि किससे परेशान थे? ब्रिटिश आर्मी जो थी उसके अंदर जो सख्त कानून थे, लाइक बियर्ड नहीं रख सकते, तिलक नहीं रख सकते, तो इन सारी चीज़ें, मतलब उन्हें ये लग रहा था, ओवरऑल इंडिया को ये लग रहा था कि हमारे एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट था? रिलीजियस एस्पेक्ट, मतलब हमारे रिलीजन को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा। क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि रिलीजन जो है हमारा, उन रिलीजन के बेसिस पर अगर बात करें तो जो भी चीज़ें हमें अपनानी है, लाइक जो बियर्ड रखते हैं रिलीजन के अंदर, चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे हिंदूज हैं, जो भी बियर्ड रखते हैं, सिख हैं, वो लोग बियर्ड नहीं रख सकते। जो लोग तिलक लगाते हैं हिंदू कल्चर के लोग, वो हिंदू तिलक नहीं रख सकते। अब इस कंडीशन के अंदर जो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के थे, मतलब जो ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटिशर्स थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रोपोगेट कर रहे थे, मैक्सिमम पीक टाइम था जिस समय 1850s के अंदर क्या किया जा रहा था? मिशनरी को प्रोपोगेट किया जाता था, क्रिश्चियन मिशनरी को, जिसके तहत क्रिश्चियन धर्म को अपनाने की, ईसाई धर्म को अपनाने की बात कही जा रही थी। जबकि इंडिया में कौन से धर्म लीड कर रहे थे? हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड मुस्लिम्स। तो ये इन धर्मों को ओवरकम करने के लिए, ओवर रूल करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज रन अप कर रही थी उस समय। तो इंडियंस को ये लगा कि अब तो हमारा पूरी तरीके से रिलीजन क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है, इन सारी बेसिस पर। और उसी बीच में एक रिलीजियस धमाका, मतलब एक अफवाह उड़ी। क्या अफवाह उड़ी? कि जो कारतूस इंडियन सोल्जर्स के लिए ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडिया जो है उसकी आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनको जो कारतूस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसकी जो कैप्स है जिन्हें मुंह से खोलना होता है, उन कैप्स के अंदर सूअर और गाय की चर्बी लगी है। अब सूअर की चर्बी अगर बात करें तो मुस्लिम्स के लिए क्या था?
वर्जित है। और अगर बात करें गाय की चर्बी तो वो हिंदुइज्म के लिए वर्जित है। तो इन दोनों ही कंडीशन में दोनों ही कल्चर, दोनों ही रिलीजन के जो लोग हैं उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को जानबूझ के ब्रिटिशर्स द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, अब ब्रिटिश कंपनी रूल जो था, कंपनी की तानाशाही बढ़ती चली जा रही, चाहे वो आप आमजन में लीजिए, टैक्सेस के रूप में लीजिए, चाहे आप प्रिंसली स्टेट्स लीजिए, और चाहे आप इंडियन सोल्जर्स ले लीजिए, सभी के बीच में जो ब्रिटिशर्स की कंपनी रूल की जो तानाशाही है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही थी। इसी के तहत क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, 1857 की क्रांति हुई भारतीयों के अंदर, जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कई सारे ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए जिन्होंने मिलकर के ब्रिटिशर्स को बाहर धकेलने की कोशिश की, जो बदनसीबी से क्या हो गई, हम उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए। उसका रीज़न क्या था, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी होना, जो आंदोलन बाद में शुरू होना था उसका पहले शुरू हो जाना, और उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से, मतलब कम्युनिकेटिंग वेज ना होने की वजह से, प्रॉपर वेज की कमी के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब मैं बात करती हूँ आपसे पॉलिटी के बारे में। अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट होते से ही एक नए एक्ट की ज़रूरत लगी। अब ब्रिटिशर्स के मन में ये आने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इंडियंस को अपने कंट्रोल में, कंट्रोल में तो हम पहले से ला रहे हैं, कंपनी पहले से ही कंट्रोल कर रही है, अब हम क्या करेंगे, इंडिया को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, हम उनका अच्छा चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट पास किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1853 का चल रहा था उसे पूरी तरीके से ख़त्म करके बेटर एक्ट और बेटर गवर्नमेंट एक्ट जो है इंडिया के लिए पास किया। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत ये समझ लिया, 1857 की क्रांति से उनको ये समझ में आ गया कि कंपनी अब ठीक से भारत को नहीं चला पा रही है, भारत में अब कंपनी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती, अब इन्हें कुछ नया देने की ज़रूरत है जिससे ये हमसे जुड़े रहें और हमारे हाथों से निकले ना। तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको तो क्या कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। किसके थ्रू, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक एक्ट ऑफ 1858 अगस्त के अंदर जारी किया गया, जिसके तहत ये कोशिश की गई कि हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया, कोशिश तो क्या एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि कंपनी रूल को क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया पूरी तरीके से। कंपनी रूल को तो कोलैप्स कर दिया, इसकी जगह पे किसकी स्थापना कर दी, ब्रिटिश क्राउन की, मतलब डायरेक्ट महारानी के हाथ में चला गया पूरा किस्सा। पूरा किस्सा किसके हाथ में चला गया, डायरेक्ट महारानी के। क्या एक्ट लेकर आए इसके थ्रू वो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्राउन रूल ऑफ 1858। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्राउन रूल को पढ़ रहे हैं हम, जो कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, उसके ऊपर कैंची चला दी गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से लिक्विडेट कर दिया गया। इसकी जगह पे क्या स्टैब्लिश कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को स्टैब्लिश कर दिया। अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, सबसे पहला इस नियम ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पहला स्टेप क्या रहा, पहले आपको पता होगा पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, जो मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर गवर्नेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई थी। डुअल गवर्नमेंट में क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग कर दिया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलग कर दिया था। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर के फिर से देखिए कि इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जिसके तहत डुअल गवर्नमेंट की जो स्थापना की गई थी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहला काम ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब दोनों को मिला दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को पूरी तरीके से मिला के खत्म कर दिया। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, एक मोहर लगा दी इस पे खत्म करने की, स्टॉप कर दिया गया डुअल गवर्नमेंट को। इसके जगह पे एक नया सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत एक नई पोस्ट बनाई गई। ये पोस्ट क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
जो कि कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो किसने बनाया था? ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब ब्रिटिश क्राउन की हाईएस्ट अथॉरिटी थी इंडिया बेस्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बनाया गया? लॉर्ड स्टैनले को। लॉर्ड स्टैनले ने, अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा बनाया गया सबसे हायर अथॉरिटी है, हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया के लिए। तो फिर उस वाइसरॉय का क्या होगा जो इंडिया में है? वाइसरॉय की पोस्ट जो इंडिया में काम कर रही है उसका क्या होगा? तो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि वाइसरॉय की पोस्ट और सेक्रेटरी ऑफ, देखिए ये तो ब्रिटेन में रह रहा है ना, ब्रिटेन में रहकर इंडिया को रूल कर रहा है और ये है इंडिया के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि इंडियन गवर्नमेंट को रूल कर सके हम लोग, तब ये डिसाइड किया गया ब्रिटिश क्राउन द्वारा कि वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों को क्या कर दो, मिला दो, और जो पोस्ट बनेगी वो क्या होगी? वाइसरॉय की पोस्ट। क्या स्टैब्लिश कर दिया गया? वाइसरॉय, सबसे बड़ी अथॉरिटी बना दी गई इंडिया की, वाइसरॉय। और जो लॉर्ड स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे उन्हें अब क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय बना दिया गया था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई 1858 के इस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैं फिर एक बार आपको समझा देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ, देखिए हुआ क्या था, 1853 का जो एक्ट आया था उसमें लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इंडियंस को ये लगा कि हम पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है, चाहे सोल्जर्स ले लो, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ले लीजिए, या फिर प्रिंसली स्टेट्स ले लीजिए जो राजा महाराजा हैं, या अगर हम बात करें आम जन की, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था इस एक्ट से। तब ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। इंडियंस ने मिलकर के 1857 का रिवॉल्ट कर दिया। पूरी कोशिश की गई कि ब्रिटिश क्राउन को बाहर निकाला जाए, पूरी तरीके से खत्म किया जाए ब्रिटिश रूल को, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या अदर इश्यूज़ की वजह से, जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये 1857 का रिवॉल्ट क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या देखिए, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्हें ये लगा कि हमें ज़रूरत है किसकी? ब्रिटिश क्राउन की। इंडिया को ज़रूरत है क्राउन की। क्यों? क्योंकि इंडिया को अब डायरेक्ट कंट्रोल में लेना ज़रूरी है। वहाँ पे कंपनी जो है उससे रूल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब इंडिया जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे इंडियंस, और सेटिस्फाई करना ज़रूरी है अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक भारत को अपने कंट्रोल में करना है। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि एक एक्ट पास करेंगे हम लोग, जो होगा एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्ट हम पास करेंगे, इसके थ्रू क्या करेंगे? क्राउन रूल को तो इम्प्लीमेंट कर देंगे और जो कंपनी रूल है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इस एक्ट के थ्रू, जो कि अगस्त 1858 में लॉन्च किया गया, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी लिक्विडेट हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से इस पर कैंची चल गई। उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको खत्म कर देंगे। अब इसका रीज़न क्या है? इसको खत्म करने का क्या रीज़न था? तो देखिए, ऑथोरिटीज़ डिवाइड हो गई है, ऑथोरिटीज़ जो है वो डिवाइड हो गई है, और ये सब लोग किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? कंपनी रूल के अकॉर्डिंग, जबकि कंपनी रूल तो खत्म हो चुका है। तो ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि हम इसको क्या कर देंगे? पूरी तरीके से स्टॉप कर देंगे। डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम को स्टॉप कर दिया गया। अच्छा, डुअल गवर्नमेंट कब इंप्लीमेंट किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन बनता है पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को स्टॉप कर दिया गया। इसकी जगह पे एक नई पोस्ट बना दी गई, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड स्टैनले, जिनको ये पोस्ट दी गई और उन्हें ब्रिटेन में रहकर इंडिया को रूल करने की पोजीशन दी गई, या उनको ये अथॉरिटी दी गई कि आप ब्रिटेन में रहते हुए किसको रूल कर सकते हैं? इंडिया को रूल कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया में ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश हो चुका है, मतलब जो हम पहले कंपनी के अधीन थे, अब हम कंपनी के अधीन से निकल करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, मतलब महारानी के अंडर में आ चुके हैं। महारानी ने एक स्पीच दी और उस स्पीच के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो इंडिया के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, और अब मैं पूरी तरीके से भारत के कार्यभार को अपने हाथों में ले लेती हूँ। ठीक है,
उसके साथ में ये जो एक डाउट आ गया था इंडियंस के माइंड में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी माइंड में। अच्छा, इंडियंस को ये लगा कि अब ब्रिटिश क्राउन हो गया है, तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि हमारी पोस्ट का क्या होगा, हम लोग जो अलग अलग पोस्ट पे स्टैब्लिश हो रखे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग थे, तो मतलब ब्रिटिश क्राउन आते ही हमें हटा देगी। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भी ये डाउट था, जो ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे ब्रिटिशर्स और जो वर्क कर रहे थे यहाँ रह करके, वो तो कंपनी रूल के अंडर में कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि क्या ब्रिटिश क्राउन हमें भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कोलैप्स कर देगा, हमारे पोस्ट को पूरी तरीके से खत्म करते हुए नया कुछ स्टैब्लिश करेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क था। तो पहला स्टेप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लॉन्च करने के साथ ही पहला स्टेप जो ब्रिटिश क्राउन ने किया, महारानी ने किया, वो क्या लिया कि जो इंडिया का रूल है, जो कि डुअल गवर्नमेंट को खत्म करके स्टैब्लिश किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को, वो तो ब्रिटेन में रह रहा है, और जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट ऑथोरिटी जो है, हाईएस्ट पोस्ट जो है, दैट इज वाइसरॉय, ये वाइसरॉय है इंडिया के अंदर। तो अब क्या किया जाए, इंडिया में जो रूल कर रहा है वो अपने आप को हायर मानेगा या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो अपने आप को हायर मानेगा? तो इन दोनों को क्या किया जाना चाहिए, कोलैप्स कर देंगे, दोनों को मिला करके एक नई पोस्ट जनरेट कर दी, दोनों को खत्म कर दिया, दोनों की जगह एक नई पोस्ट जनरेट कर दी। वो किसकी थी, वाइसरॉय की। वो कौन बने सबसे पहले, वही लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल के तहत ब्रिटिश क्राउन जहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, उसके तहत जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, वो कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। क्लियर हो गया, ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सिर्फ ये एक ही स्टेप नहीं लिया गया, और भी स्टेप लिए गए। क्या लिए गए देखिए, हम देखते हैं उसको। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से क्राउन रूल आ चुका है। आप पूरा जो मैप है उसको देखिए, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। क्राउन मतलब रानी, रानी के अंडर में इंडिया आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ देखिए, हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यस, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट द रूल ऑफ कंपनी वाज एंडेड एंड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये तो आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए हैं हम, कंपनी रूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। किसके बाद, 1857 के रिवॉल्ट के बाद में। दूसरी चीज क्या हुई, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एंड इट वाज एसोसिएटेड विद 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने आपको अभी बताया, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट बनाया गया, इसके तहत 15 और मेंबर्स का एक एसोसिएशन बनाया गया। उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया कि 15 मेंबर ऑफ काउंसिल्स क्रिएट किए गए। नेक्स्ट क्या हुआ, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर हिज ऑथोरिटी एंड द वाइसरॉय वॉज हिज एजेंट। वाइसरॉय उसका एजेंट बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए क्राउन के लिए कि जो वाइसरॉय है उसको इसका एजेंट बना दिया, तो वाइसरॉय क्या करेगा, इंडिया के अंदर रह रहा है वो तो। और जिस तरह की भारत की कंडीशन है 1857 की क्रांति के बाद, 1857 रिवॉल्ट के बाद, भारत में एक ठोस इंसान को होना जरूरी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट का होना जरूरी है। तब क्या डिसाइड किया गया कि वाइसरॉय और सेक्रेटरी को एक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ, द गवर्नर जनरल वॉज डेजिग्नेटेड द वाइसरॉय एज वेल लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये एक गवर्नर जनरल जो है उनको वाइसरॉय के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया। नेक्स्ट क्या किया गया, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड। ये मैंने आपको अभी बताया कि डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन दी वाइसरॉयज काउंसिल। इंडियंस जो है उन्होंने वाइसरॉय के काउंसिल में क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके अलावा रिप्रेजेंट किया, इट मीन्स 3 इंडियंस जो है उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में पोस्ट मिल गई। सबसे बड़ी चीज़ यही हुई, जो इंडियंस नाराज सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे थे कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के अंदर हमें कोई पोजीशन नहीं मिल रही। इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमें क्या मिल रही है, कोई पोजीशन नहीं मिल रही है। इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो इस एक्ट के तहत 3 इंडियंस जो है उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मिलित किया गया। उसके अलावा प्रोविजंस बनाए गए, किसके लिए, एंट्री ऑफ इंडियंस इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री दी गई, किसको, इंडियंस को। उसके साथ ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाने की अनुमति भी दी गई, किसको, इंडियंस को। नेक्स्ट वन, पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया।
उसी के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटेड विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बीइंग रीस्टोर्ड देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। मैं आपको बता देती हूँ, हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था जिसके तहत मद्रास और बॉम्बे के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे उनको अपने अंडर में कर लिया था। किसने? बंगाल गवर्नमेंट ने, मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी के जीजी ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने, कंपनी रूल ने पूरी तरीके से बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसीज की पावर अपने हाथों में ले ली थी। तो वापस से डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट किया गया और उसी के साथ में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज जो है उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को रीस्टोर किया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया? फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल फिफ्थ मेंबर वॉज एडेड। मैं आपको बता देती हूँ 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसके अंदर एक 5वें मेंबर को और ऐड कर दिया गया। नाउ देयर आर 5 मेंबर्स फॉर होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फिनेंस। 5 पोस्ट, 5 जो कैटेगरीज डिवाइड की गई, कौन कौन सी? होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फिनेंस। इन 5 पोस्ट के लिए एक एक मेंबर अगर काउंट किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 5 मेंबर गठित कर लिए गए। उसके बाद में अ 6th मेंबर फॉर पब्लिक वर्क्स वाज आल्सो एडेड, बट इट वाज एडेड इन 1874। ओके, नेक्स्ट थिंग, लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय एट द टाइम, उस समय गवर्नर जनरल भी बने और वाइसरॉय, दोनों पोस्ट जिसे मिली वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया था पहले, उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टैब्लिश किया। उसके साथ ही इस सिस्टम के अंदर ईच मेंबर वॉज असाइंड अ पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। हर मेंबर को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो असाइन किया गया। ठीक है, मतलब अब एक बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में गवर्नमेंट चलने की स्टार्टिंग इनिशिएट किया गया। किस तरीके से इनिशिएट किया गया कि सरकार को इस तरीके से चलाया जाएगा कि हर एक सिस्टम, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग किया जा सके, हर एक लीडर को अलग किया जा सके और एक प्रॉपर वे में ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म करते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर में सरकार को स्टार्ट किया जाएगा। सरकार को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाएगा कि भारतीयों को, इंडियंस को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज एनलार्ज्ड। नाउ देयर were to be between 6 to 12 additional members nominated by the governor general। गवर्नर जनरल के द्वारा 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स भी जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं या वो जोड़ सकते थे उसके अंदर। There were appointed for a period of 2 years. Out of these, at least half of the additional members were to be non-official British और Indian। British और Indian कोई भी हो सकता है, लेकिन हाफ मेंबर्स जो होंगे उस कैटेगरी के वो किसके अंदर होंगे? नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के अंदर ऐड किए जाएंगे। Their functions were confined to legislative measures। उनके सारे कार्य किस पर आधारित होंगे? लेजिस्लेटिव मापदंडों पर आधारित होंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग को नॉमिनेट किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को, जिसके अंदर एक काउंसिल के अंदर एक काउंसिल बनाया जिसमें 3 इंडियंस को ऐड किया। और 1862 के अंदर द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों को मिला करके दिनकर राव, उसके अलावा महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस। देखिए, इन तीनों को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये तीनों ही राजा थे जो पूरी तरीके से 1857 का सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा लग रहा था ये बहुत बड़ी उस समय पावर्स हुआ करती थी, इनके पास मैक्सिमम पावर्स थी। इन राजाओं को कंट्रोल में लाने का मतलब है इंडिया का आधे से ज़्यादा पोर्शन अपने कंट्रोल में ले आना। ठीक है, एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू और डेट, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर्स, चाहे पब्लिक रेवेन्यू है, चाहे डेट है, चाहे मिलिट्री है, रिलीजन है, फॉरेन अफेयर्स है, इनसे रिलेटेड कोई भी बिल है तो उसे पास नहीं किया जाएगा यदि गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको? गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी बिल जो कि पब्लिक रेवेन्यू, डेट, मिलिट्री, रिलीजन या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है इसे पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में द वाइसरॉय हैड द पावर, वाइसरॉय को पावर दी गई। वाइसरॉय को क्या पावर दी गई कि वो काउंसिल को ओवर रूल कर सकते हैं अगर ज़रूरत लगती है। क्योंकि देखिए, इंडियन से बना हुआ, इंडियन मेंबर्स थे इस काउंसिल में,
तो वाइसरॉय को ज़रूरी था उसको ओवररूल करना, उसको कंट्रोल में लाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा, ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि अभी अभी हमने इंडियंस का एक बहुत नेगेटिव पार्ट सामने आया था, हमने देखा है, उसे फेस किया है, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए पहले से ही ऐसा सेटलमेंट कर देंगे कि इंडियन कहीं पर आगे आना भी चाहेंगे तो हम उन्हें रोकने के लिए एक बंदा तैयार रखेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वाइसरॉय के पास ये पावर होगी कि वो ओवररूल कर सकते हैं उस काउंसिल को, 3 मेंबर्स के उस काउंसिल को, जब भी ज़रूरत पड़े। उसके अलावा द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर टू प्रोम्युलेट ऑर्डिनेंसेस विदाउट द काउंसिल्स कंसरेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। किसी भी इमरजेंसी के तहत गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि वो काउंसिल्स की अनुमति के बिना कोई भी कार्य कर सकता है या उनको आदेश दे सकता है किसी कार्य को करने के लिए। तो इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस लाए गए। इसके अलावा द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल ने अगर कोई भी एक्ट पास किया है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ब्रिटेन में जो है, ये वाले लॉर्ड स्टेनले, उस समय तक ये अलग है, अभी तक ये अलग है ना, तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, उस एक्ट को क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर इन काउंसिल्स फॉर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। अभी हमने डिस्कस किया चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो मद्रास और बॉम्बे जो काउंसिल्स थी, प्रेसिडेंसीज थी, उनकी पावर्स को क्या कर दिया गया था, कंपनी द्वारा छीन लिया गया था, तो उनकी पावर्स को क्या किया गया, यहाँ पे रिस्टोर किया गया। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकाता हैड एक्सटेंसिव पावर्स टू पास laws. The Legislative Council of Calcutta had extensive power to pass laws for the whole of British India। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कोलकाता के पास में, कि वो कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ ये पूरा एक्ट अच्छे से समझ में आया है। लास्ट जो चीज़ हम इसके बारे में देखेंगे, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता के पास ये जो पावर्स हैं कि वो कोई भी ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कोई भी पास कर सकते हैं लॉ। इसके अलावा देयर वॉज प्रोविजन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अदर प्रोविंसेस। दूसरे प्रोविंसेस में भी क्या किए जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, न्यू प्रोविंसेस कुड ऑल्सो भी क्रिएटेड, नए प्रोविंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, किसके लिए, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है वो उन्हें अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड इन अदर प्रोविंसेस इन बंगाल इन 18। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो प्रोविजन आया है वो तो लागू करना ही था, इसीलिए ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इसे। तो 1862 में बंगाल में प्रोविंस स्टैब्लिश किया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टैब्लिश किया गया कब, 1886 में, और फिर पंजाब और बर्मा स्टैब्लिश किए गए 1897 में। इस तरीके से अलग अलग प्रोविंसेस स्टैब्लिश किए गए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके थ्रू कंपनी रूल को कैसे अबॉलिश किया गया, कैसे इन्होंने क्राउन रूल को स्टैब्लिश किया, और इस एक्ट के तहत किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को सम्मिलित किया गया या क्या स्टैब्लिश किया गया, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आगे और भी एक्ट्स लेकर आए गए, और इन एक्ट जो 1861 का एक्ट था वो लेकर आया गया, उससे क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिले और आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी हेयर, और आपने एंड तक इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होगा, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ बेंचर्स IQ एंड मी आर वर्किंग अ लॉट टुवर्ड्स योर स्टडीज़, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।